Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so exercise number 6.1 या 7.1 जो भी सीक्वेंस में पुरानी बुक में तो 7.1 है, तो 1 क्या 3 7.3 है, शायद नई बुक में 6.3 है। बोलो, एक चैप्टर ओमिटेड है तो बोलो, एक चैप्टर ओमिटेड है तो 6.3 है, अदरवाइज पुरानी बुक में 7.3। इसके हमने 4 क्वेश्चंस। परम्यूटेशंस इज द टॉपिक नेम। Permutations is the topic name. Permutations is the topic name based on 4 formulas. एक फॉर्मूला लग रहा है, बताओ क्या? NTR। एक फॉर्मूला लग रहा है, दूसरा बताओ क्या? N की पावर R। रेपिटेशन अलाउ कर दें, फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उठा लें तो NPR कन्वर्ट हो जाता है N फैक्टोरियल, और इसमें सारे के सारे उठा लें तो N टू द पावर N। बेसिकली ये 4 फॉर्मूला पे एक्सरसाइज बेस्ड है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो उससे डिवाइड भी करना है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन हालांकि आया नहीं अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, अब आएंगे। ओके, स्टार्ट करें। सो 4 तक हमने कल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 5 इज from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position? ठीक है, ये वैसे भी अंडरस्टूड है कि एक आदमी एक ही पदवी हासिल कर सकता है, या तो वो चेयरमैन बनेगा या फिर वो वाइस चेयरमैन। वैसे उसने बता दिया, बट ना भी बताता तो ऐसी बातों को अंडरस्टूड मानना पड़ेगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ये हमको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। कॉमन सेंस है ये तो, कि अगर मुझे कितने लोग हैं, 8 लोगों की कमिटी में से 2 लोगों को, एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन चूज करना है, सो हाउ कैन द रेपिटेशन बी अलाउड? ऐसे थोड़ा कहूंगा कि ए नाम के आदमी को ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बना दो। अगर ए चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ गया तो वो रिपीट नहीं हो सकता, फिर वो वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे नहीं आ सकता। ओके, सो कितने हैं टोटल लोग, चूज कितने करने हैं? एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। आंसर इज 8T2। दैट्स इट। समझ गए? क्लियर है? ठीक है ना, समझ गए ना? कैसे करेंगे इसको? टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल पर्संस, टोटल अवेलेबिलिटी शॉर्ट में कर देते तो काफी सरल है। टोटल अवेलेबिलिटी, जिसको अपन किससे मार्क करते हैं? एन से मार्क करते हैं। किससे? एन। ये कितनी है? 8। 8 पर्सन टोटल अवेलेबल है, राइट? तो n इक्वल टू 8। एक इंफॉर्मेशन यहां से मिली। और पोजीशंस कितनी भरनी है आपको? 2। एंड पोजीशंस टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ पोजीशंस टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ पोजीशंस टू बी फिल्ड, दैट इज जो फिल करते हैं उसको R ले लेते हैं। तो 2 लोगों की पोजीशन भरनी है बेटा, 2 पोजीशंस, राइट? कितने पोजीशंस भरनी है? 2 पोजीशंस भरनी है, सॉरी R, 2 पोजीशंस भरनी है। एंड वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिख दो कि 2 पोजीशंस कौन कौन सी भरनी है। विच आर चेयरमैन एंड बोलो एंड वाइस चेयर। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, 8 में से 2 लोगों को चूज करने के तो जो तरीके होते हैं वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? लेकिन वो 2 लोगों को चूज करके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाना परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सोचो बेटा, परम्यूटेशन देखा जाए तो बहुत सरल है, और देखा जाए तो अच्छे को समझ में नहीं आता। मतलब जो महारथी है ना मैथ्स के, उनको भी समझ में नहीं आता। ठीक है ना? देखा जाए तो बहुत सरल है। सुनो, 8 में से केवल 2 लोग चूज करने, तो ये तो कॉम्बिनेशन का है। ये तो कॉम्बिनेशन का है, जैसे 8 लोग ABCDEFGH, 8 लोग। अब मुझे 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मेरी मर्जी में A और C सेलेक्ट कर दूं, मेरी मर्जी में B और D सेलेक्ट कर लूं, मेरी मर्जी A और F सेलेक्ट कर लूं, तो केवल सेलेक्ट कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। पर फिर चूज करके उनको बिठा भी रहा हूं, तो अरेंजमेंट भी हो गया, सेलेक्ट करके अरेंज भी कर रहा हूं। तो अगर ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन का कॉन्सेप्ट हटा दूं और केवल कह दूं भाई 8 में से 2 सेलेक्ट करो, सो तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनता है। किसका क्वेश्चन बनता है? कॉम्बिनेशन। लेकिन उठा के फिर कुर्सी पे भी बिठा रहा हूं, तो अब कुर्सी पे भी बिठा रहा हूं तो जैसे A और C 2 लोग सेलेक्ट कर लिए, तो सेलेक्ट A और C करूं या C और A करूं, एक ही बात है। मान लो पहले नंबर पे A सेलेक्ट किया, दूसरे नंबर पे C सेलेक्ट किया, और या फिर पहले नंबर पे C सेलेक्ट किया, दूसरे नंबर पे A सेलेक्ट किया, दोनों केस एक ही है। सेलेक्ट तो A और C होंगे ना,
तो ये क्वेश्चन तो हो गया कॉम्बिनेशन का। लेकिन सेलेक्ट करके जब मैं बिठा रहा हूं तो दो अलग अलग केस माने जाएंगे, ए को चेयरमैन सी को वाइस चेयरमैन अलग केस माना जाएगा, और सी को चेयरमैन और ए को वाइस चेयरमैन अलग केस माना जाएगा। इसीलिए चेयरमैन वाइस चेयरमैन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ही ये क्वेश्चन परमुटेशन की एक्सरसाइज में रखा हुआ है। ये सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि बेटा ये परमुटेशन का क्वेश्चन है और ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, खुद ही को पहचानना है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज परमुटेशन की चल रही है तो कोई भी बता देगा यहाँ पे आते आते कि परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज उसकी चल रही है। बट एक बार एक्सरसाइज खत्म है, अभी देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र है क्या बेटा ये परमुटेशन का क्वेश्चन है क्या? बोलो, नहीं है ना? समझ गए? क्लियर है? तो उठाना इज लाइक कॉम्बिनेशन, उठा के अरेंज करना इज लाइक परमुटेशन। ओके ना? चलो जी, तो परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। दैट इज, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर दूं मैं, तो देखो एक कुर्सी तो है चेयरमैन की और एक कुर्सी है वाइस चेयर, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, चलें आगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ, नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, एंड हाउ मेनी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways of choosing a chairman and a vice chairman, a chairman and a vice chairman out of a committee of 8 people, out of a committee of 8 people will be equal to, फॉर्मूला बनेगा NPR। ठीक है, n की वैल्यू 8, सो 8P2, दिस विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही करेंगे, एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूला को, तो इट इज लाइक 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूं तो इट इज लाइक 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल में 8 7 जा 56 वेज, दिस इज द फाइनल आंसर। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से चले तो इस प्लेस को भरने के 8 ऑप्शंस हैं, 8 लोग हैं तो कितने ऑप्शंस हैं? 8, एक भर दिया, इसको कितने बचे? 7, तो 8 7 जा। ठीक है क्या, समझ आया क्या? बोलो साक्षी, समझ आ गया? ठीक है ना, फिर से कह रहा हूँ, चूज कर लिया, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, इसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करो, तो वो तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। लेकिन सेलेक्ट करके मैंने कोई खांचा है उसमें फिक्स करने के लिए कह दिया, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसमें फिक्स करूँ, इसमें फिर, तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको फिक्स करना है, आदमी उठाना नहीं है, कुर्सी पे बिठाना भी है, चेयरमैन की कुर्सी पे या वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाना भी। ओके ना? क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, कर दूं डिलीट? तो काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा प्रैक्टिकल था बट काफी इजी था। अब अगले दो क्वेश्चन जो हैं वो एनपीआर के फॉर्मूला पे बेस्ड है। 6 एंड 7 आर टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला जिसको आता है उसको ये दो क्वेश्चन करने आते हैं, सरल से क्वेश्चन। ओके, शुरू करें? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन निकालो अगर ये रेशियो गिवन है तो। क्या रेशियो है? n-1 p3 इज टू n p4 का रेशियो कितना गिवन है? 1:9। तो जो रेशियो गिवन है इसको लिखो, उसको एक्सपैंड करो और वहां से मिसिंग पार्ट n निकालो, मतलब इक्वेशन बन जाएगी, एक परमुटेशन टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, एक साइड परमुटेशन से एक साइड उसकी वैल्यू है, इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करो और n की वैल्यू निकालो। समझ आया? ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में r गिवन है, देखो r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, और दोनों ही परमुटेशंस में n मिसिंग है। यहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी n-1, यहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी n, तो इसको सॉल्व करूंगा तो n की फॉर्म में आंसर आएगा, इसको इस टू सॉल्व करूंगा तो इसको भी n की फॉर्म में आंसर आएगा, और उसका आंसर क्या दे रखा है? 1:9, तो वहां से n सॉल्व हो जाएगा। करें स्टार्ट? ठीक है, तो पहले तो गिवन पार्ट लिख देते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। वी नो दैट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनपीआर का फॉर्मूला काम आ रहा है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो हम, एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फॉर्मूला लिख दिया, अब गिवन क्या है चेक करो, एंड हियर इट इज गिवन दैट, एंड हियर इट इज गिवन दैट
एंड हियर इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, n-1 p3 लिख देता हूं मैं, n-1 p3 is to np4 and p4 equal to 1:9, 1:, दिस इज गिवन। ये चैप्टर एंड होते होते यहां तक का काम होना चाहिए आपका सबका, ठीक है, एक्सेप्ट द वंस हु हैव जॉइंड लेट, जो शुरू से ज्वाइन करके बैठे हैं उनका सारा काम चाहिए ये चैप्टर एंड होते होते, और जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी धीरे धीरे पीछे का कवर कर रहा है, ठीक है। 9th-10th नहीं है कि टीचर कराएगा, खुद को ही करना है, ओके। हम आपकी हेल्प करने के लिए अब रेडी हैं, जैसे भी आपको हेल्प चाहिए, बाकी करना तो आपको वैसे भी आपको ही और वैसे भी आपको ही, ओके ना। आपको वीडियो चाहिए वीडियो करो, आपको स्कूल में कोई चैप्टर स्टार्ट हो गया है जो आपने यहाँ नहीं पढ़ा, स्टार्ट करके कोई डाउट सब पूछते रहो, सॉल्व करते रहो, वीडियो एक एक एक्सरसाइज की लेकर नोट्स बनाते रहो भाई। अब डबल मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, जो चल रहा है वो तो चल रहा है, और बेस्ट पार्ट इसकी जो चल रहा है उसमें हम ज्यादा ज्यादा नहीं चलाते, 3 या 4 क्वेश्चन ही चलाते हैं रोज के, उसमें से भी मुश्किल से ही होमवर्क मिलता है, कुछ अलाइक क्वेश्चन आता है तो ये होमवर्क देते नहीं, कि सारे मैं ही करवाता हूँ एक एक। तो आपके पास टाइम है अभी, तो अभी ज्यादा देर नहीं हुई है और ज्यादा लोड भी नहीं है, धीरे धीरे ये लोड बढ़ता जाएगा, जितना हो सके लोड बढ़ने से पहले अपने पुराने चैप्टर्स को निकाल लो, एक एक एक्सरसाइज की वीडियो आगे होके मांगो कि सर चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज की वीडियो दे दीजिए, इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज, दो वीडियो लो, एक उसके इंट्रोडक्शन पार्ट लो, एक उसके एक्सरसाइज पार्ट लो, फिर इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो, और पूछते भी जाओ साथ के साथ डाउट्स, ठीक है साक्षी, दिस शुड बी द वे, और ऐसी ही तरीका है, और कोई तरीका अगर आपके पास है तो वो बताओ, इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं। वेट मत करना कि इसकी सेकंड साइकिल चलेगी, सेकंड साइकिल चलने की गारंटी नहीं होती 11th-12th में, तो क्यों, क्योंकि कोर्स ही इतना है कि एग्जाम आते आते तो कोर्स ही हो पाता है ओनली, एग्जाम आते आते तो, अगर सेकंड साइकिल चलती है, हमने टाइम पे कोर्स खत्म किया, दोबारा साइकिल चल गई तो मना नहीं करेंगे, चलाएंगे अपना, तो 12 महीने पढ़ाने का काम, लेकिन टाइम कम मिलता है, कोर्स ज्यादा है, चीजें बहुत सारी, ठीक है, समझे क्या। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो कवर हो जाएगा। आप तो खैर शुरू से ही ज्वाइन होके बैठे, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट रहा है तो वीडियोस लेके एक्सरसाइज डेली मुझे मैसेज करो, कौन सी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज का ट्यूशंस चाहिए, मैं आपको सेंड करता हूँ, ओके। हाँ जी, सो रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करूं उसको मैं, तो इट इज लाइक n-1 p3 डिवाइडेड बाय n p4 इक्वल टू 1:9 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/9, बोलो कोई डाउट। अब n-1 p3 को क्या लिख सकते हो, या फिर एक काम करो, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू दिस इक्वल टू 1 इंटू दिस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सरल लगेगा, सो 9 मल्टीप्लाइड बाय n-1 p3 हो गया, बोलो, और 1 मल्टीप्लाइड बाय np4 हो गया, हुआ। अब फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड कर दूं, ऊपर लिखा है जो फॉर्मूला लिख दूं उसके हिसाब से, सो बताओ, आप बताओ, 9 तो 9 ही रहेगा, बताओ n-1 p3 क्या बनेगा, तो न्यूमरेटर में तो ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाती है, तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस, सो n-1 -3, बोलो सही कहा मैंने, n-1 -3 इतना फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, होगा, चलो इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करें, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो सरल है, n और 4 का डिफरेंस है n-4 फैक्टोरियल। बताइए ये अरेंजमेंट करना आएगा क्या, क्योंकि ये अरेंजमेंट करना आएगा तो ही आगे का समझ में आएगा, बोलो। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं n-1 -3 को क्या लिख सकता हूँ, n-4 लिख सकता हूँ, तो 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 -3 क्या होगा, n-4 फैक्टोरियल, दिख रहा है ना, इक्वल टू RHS में क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल, कोई डाउट यहां तक। अब देखो इधर भी n-4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, इधर भी n-4 तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डन। क्या बचा, इधर आ जाओ, इम्प्लाइज क्या बचा, यहाँ तो बचा 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और उधर क्या बचा, n फैक्टोरियल, यहाँ तो कोई डाउट, टेल मी यहाँ तो कोई डाउट। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके, या तो आप इन फैक्टोरियलों को एक साथ ले लो,
बोला फैक्टोरियल फैक्टोरियल एक साथ ले लो, रियल नंबर एक साथ ले लो। कैसे? इस n-1 फैक्टोरियल को उधर भेज दो तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये है कि इसी फॉर्म में बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। इसी अभी जिस पोजीशन पे है ना, इसी पोजीशन, बताओ n-1 फैक्टोरियल बड़ा है या n फैक्टोरियल बड़ा है? n फैक्टोरियल बड़ा है, तो उसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट, जो छोटा है उसको तो सेम रहने दो, और जो बड़ा है उसको छोटे की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? इंप्लाइज 9 इंटू, ये तो छोटा है इसको तो सेम टू सेम रहने दो, इक्वल टू, ये जो बड़ा है ना n फैक्टोरियल, इसको तोड़ो, इसको तोड़ूंगा तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं? 5 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं? 5 इंटू 4, तो एक कम करते हैं ना, एक कम करते हैं ना, तो n में से एक कम करूंगा तो n-1 आएगा, और एक कम करूंगा तो n-2 आएगा, और एक कम करूंगा तो n-3 आएगा। समझ आया? ये किया है मैंने, देखो n फैक्टोरियल को मैंने ऐसे तोड़ा है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। बोलो तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता? और मान लो 2 स्टेप में तोड़ना होता तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल पे भी तोड़ सकता था। मान लो 3 स्टेप में तोड़ना होता तो कैसे तोड़ता? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल पे भी स्टॉप कर सकते। समझ आया क्या? अब मेरी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन में n-1 है तो मैंने n-1 पे स्टॉप कर दी। समझ आया? चलो, तो अब तो काम आसान हो गया। अब क्या हुआ देखो, इधर भी n-1 फैक्टोरियल, इधर कट जाएंगे दोनों, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा? 9 इक्वल टू n, दैट मीन्स n की वैल्यू 9। सो द वैल्यू ऑफ n इज 9। बोलो, समझ आया? और मान लो आपको इस n-1 को उधर लेके जाना होता तो कैसे करते हैं? इधर देखो, 9 को तो इधर ही छोड़ देते हैं, और n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता, लाइक दिस, ऐसे डिवाइड हो जाता। अब आप n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल को सॉल्व करते तो ऊपर तो लिख देता मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल है ही सही, तो ये ऊपर नीचे कट जाता। अभी अगल बगल कट गया, मतलब एलएचएस से आरएचएस में कट गया, और वैसे क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाता, तो भी n ही बचता और इधर 9 बचता। एक ही बात है, उधर लेके जाके डिनोमिनेटर में जाके काट दो उसको, या फिर एलएचएस से आरएचएस एज इट इज काट दो। ठीक है, बस ये है कि जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाके काटता हूं तो थोड़ा सरल लगता है मुझे, क्योंकि ऊपर से नीचे काटना की आदत है हमको, और इधर डायरेक्ट ऐसे ऐसे काटना में, और मुझे ये दिखाई भी देता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब अलग अलग रखे हुए, एक एलएचएस में रखा हुआ, एक आरएचएस में, तो दिखाई नहीं देता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक साइड रखे हुए दोनों के दोनों, तो दिखाई देता है कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है। तो वो हमारी सहूलियत है, और अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये तरीके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे काटने में भी कोई प्रॉब्लम। बताओ, कोई डाउट है क्या? बोलो। अब देखो इधर स्क्रीन पे देखो, n की वैल्यू 9 है ना, यहाँ रखो, दो जगह रखनी है, तो 9-1 8, 8p3 हो गया ये, इस टू 9p4 हो गया ये। अब आप इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू 100% 1:9 आएगी, वो आप घर पे बैठ के वेरीफाई कर सकते। ठीक है, तो उसने कहा था n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इन दोनों परमुटेशंस का रेशियो ये निकले। दिस वाज द क्वेश्चन, समझ आया ना? चले नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, अगले में दो हैं। अब आर निकालना है, पहले क्या निकालना था? एन, अब क्या निकालना है? आर। निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, वी नो दैट करके फॉर्मूला से स्टार्ट करो। वी नो दैट, भाई फॉर्मूला पे बेस्ड है कुल मिला के। वी नो दैट, क्या फॉर्मूला है? एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, दिस इज द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? दैट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये चीज गिवन है, दिख रही है आपको, और आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। मिसिंग पार्ट है इसमें आर, दोनों क्वेश्चन में हमको आर की वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं लिख देता हूँ, 5p आर। अच्छा, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, देखो 5p, ये गलत है, 5 को यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना। 5p का मतलब तो होता है 5 इंटू पी, इसका तो मीनिंग ही बदल गया, अर्थ ही बदल गया। ठीक है, तो ढंग से लिखना है भैया, इसके मार्क्स भी कटते हैं।
5pr इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस हो। अब देखो ट्वाइस है तो आप चाहो तो सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है 6pr माइनस। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो आधे से ज्यादा बच्चों को मैथ्स इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि जो लिख रहे हैं उसका अर्थ ही नहीं पता होता, चीजों को रटते हैं। फिर जो लिख रहे हैं उसका अर्थ पता हो ना तो मैथ्स तो इतनी मुश्किल है ही नहीं। ठीक है ना, बस जो लिख रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए। मैं 5pr लिख रहा हूँ तो लिखता हूँ मैं 5pr रहा हूँ, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, मीनिंग पता होना चाहिए। सो एलएचएस आरएचएस एक्सपेंड कर दूं मैं यूजिंग द फॉर्मूला, कर दूं। दैट इज, बोलो 5pr क्या होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर, 5 और आर का डिफरेंस, फैक्टोरियल लगाना मत भूलना, इक्वल टू 2 तो एज इट इज। अब 6pr माइनस 1 क्या होगा? तो न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 माइनस, देखो 6 माइनस, अब r माइनस 1 पूरा माइनस हो रहा है लाइक दिस, तो वो इनडायरेक्टली क्या आएगा? तो ऐसे लिखना पड़ेगा 6 माइनस r माइनस 1, और इस पूरी चीज का फैक्टोरियल। समझे क्या? इस 6 में से ये पूरा माइनस हो रहा है तो पूरे क्या ब्रैकेट तो लगेगा ना, तो प्लस माइनस साइन की गलती कर देते हैं यहाँ पे बच्चे। ठीक है, समझे क्या? तो नेक्स्ट स्टेप पे आओ फिर। इट इज लाइक 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर, यहाँ तो नो चेंज, इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 6 माइनस आर माइनस 1 को सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 1 5, नहीं प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा भाई। देखो ये माइनस आर माइनस 1 है तो आर के आगे तो माइनस लगेगा, 1 के आगे प्लस लग जाएगा, तो 6 प्लस 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल है। समझे क्या? अब जो इसको 5 माइनस आर से कर देगा उसका गलत हो जाएगा। ये 7 माइनस आर है, प्लस माइनस साइन की गलती नहीं करनी, बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन, जितना एक्सपेंड करना था कर दिया। अब तो ये सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, इसमें फैक्टोरियल नोटेशन एक्सपेंड करना है। फैक्टोरियल नोटेशन कैसे एक्सपेंड करूं, सुनो ध्यान से। इन दोनों को साथ में सोल्व करो और इन दोनों को साथ में सोल्व करो। अब अगर आपको दिक्कत है तो आर आर वाले एक साथ ले जाओ और रियल नंबर वाले एक साथ ले जाओ। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं इस 5 फैक्टोरियल को उठा के इसके नीचे ले आऊं, 6 फैक्टोरियल के नीचे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इन दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज कर दूं तो आर आर वाले एक साइड हो जाएंगे और रियल नंबर एक साइड हो जाएंगे, फिर आर आर वाले अलग सोल्व हो जाएंगे, रियल वाले अलग सोल्व हो जाएंगे। तो चलो पहला ही क्वेश्चन है तो अभी तो ऐसे ही करते हैं इसको, है ना? कैसे बोलो? 7 माइनस आर फैक्टोरियल को तो उठा के यहाँ रख दो, 7 माइनस आर फैक्टोरियल को उठा के इसके नीचे क्या आएगा? 5 माइनस आर, और उधर क्या है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इसके नीचे आ जाएगा। टेल मी, यहाँ तो कोई डाउट? अब इस पार्ट को तो सॉल्व करने में शायद ही दिक्कत हो आपको। क्या होगा ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। इसको सोचना है, इसको सोचना है। अब सुनो इसको कैसे करें। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होता है, ये सोचो 7 माइनस आर और 5 माइनस आर में से बड़ा कौन? 7 माइनस आर एंड 5 माइनस आर में ये बड़ा है या ये बड़ा है? जहां पे आर एक ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आर की वैल्यू नेगेटिव ही अलाउड होती तो फिर तो डिसाइड ही नहीं कर सकता, फिर तो कोई भी बड़ा कोई, लेकिन आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव या 0 ही हो सकती है। तो अब बताओ कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 7 माइनस आर। आर की वैल्यू कुछ भी सोच लो, एक बार फिक्स कर लो, जैसे R3 फिक्स कर दिया आपने। 7 - 3 बड़ा है या 5 - 3 बड़ा है? 7 - आर को 4 फिक्स कर दो, 7 - 4 बड़ा है या 5 - 4 बड़ा है? तो आर की वैल्यू जब तक पॉजिटिव या 0 रहेगी तब तक 7 माइनस आर ही बड़ा होगा। हाँ, नेगेटिव अलाउड होती तब तो दोनों में से कोई भी बड़ा और छोटा हो सकता था। नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, आर की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है बताया था आपको, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा n, और n नेचुरल नंबर है तो 0 से छोटा तो है ही नहीं ना आर किसी भी केस में। समझ आया क्या? तो बड़े को छोटे के फॉर्म में करते हैं हम हमेशा फैक्टोरियल नोटेशन में। तो बड़ा है ऊपर वाला तो ऊपर वाले को एक्सपेंड करना स्टार्ट करो और नीचे वाले को एज इट इज रहने दो। तो ऊपर वाले को करो जरा, देखो सबसे पहले 7 माइनस आर,
सबसे पहले 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय, एक कम करो जरा, एक कम कैसे करोगे, रफली जाके करो, 7 माइनस आर में से एक कम करो, क्या आया बताओ, 6 माइनस आर, अभी भी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, एक और कम करो जरा, 6 माइनस आर में से एक और कम करो, 5 माइनस आर, पहुंच गया, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर, समझे क्या, और उधर RHS में तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों जगह फैक्टोरियल का सफाया हो गया और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया जो 10th क्लास में खूब सॉल्व किया, समझ आया। इधर बनेगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, सॉल्व करो, 7 6 जा 42, 7 इंटू माइनस आर माइनस का 7 आर, माइनस आर इंटू 6 माइनस का 6 आर, और माइनस आर इंटू माइनस आर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाय तो कट गया ना नीचे का पोर्शन, और उधर 2 6 जा 12। ठीक है, सॉल्व करें फर्दर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो आर की दो वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब फिर लीनियर इक्वेशन बनती तो एक ही बनती, डिग्री 2 वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, है ना, जो 10th में सॉल्व करिए, सो करो, आर स्क्वायर पहले ले लो, देन माइनस 7 आर माइनस 6 आर, कितने आर हो गए, माइनस 13 आर, फिर क्या है प्लस का 42, और उधर से 12 को भी इधर बुला लो, तो माइनस 12 इक्वल टू 0, तो फाइनली इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 माइनस 12 इज व्हाट 30 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो जानते हैं आप, बोलो साक्षी, कितने मेथड्स होते हैं और कौन कौन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबसे कॉमन, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर सबसे अनकॉमन। सो स्प्लिटिंग लगा दें, सरल है, तो 30 को स्प्लिट करना है, 10 और 3 13 होते हैं, 10 और 3 13 होते हैं, माइनस 13 दिख ही रहा है वहां पे, सो व्हाट आई विल डू, आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13, और माइनस 10 गुणा माइनस 3 प्लस 30 हो जाएगा, हो जाएगा, लेते हैं कॉमन, सो आर कॉमन, आर माइनस 10 बचा, माइनस 3 कॉमन, और आर माइनस 10 अगेन बचा, इक्वल टू व्हाट 0। अब आर माइनस 10 आर माइनस 10 अगेन कॉमन, बचता है आर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो या तो आर माइनस 10 की वैल्यू 0 या फिर आर माइनस 3 की वैल्यू 0, अगर आर माइनस 10 की वैल्यू 0 तो आर 10, अगर आर माइनस 3 की वैल्यू 0 तो आर 3, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर 10 और 3, आंसर मैच कर, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर 10 और 3, आर की वैल्यू 10 रखोगे तो भी यही आएगा, 3 रखोगे तो भी, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगी, ठीक है, समझ आया। अच्छा हाँ सॉरी, अब एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये तो फोकस ही नहीं किया हमने, बताओ कौन सी, क्यों, क्योंकि आर को 10 रख सकता हूँ, 5p10 तो कोई मीनिंग ही नहीं है, आर की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, ओके समझिए क्या लिखूंगा, अब देखो इक्वेशन के हिसाब से तो दो वैल्यूज हैं, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में क्वेश्चंस करते थे, अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की जो दो वैल्यूज आती थी एक रिजेक्ट हो जाती थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ होती थी ना, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, here r equal to 10 is rejected, r equal to 10 is rejected, as इसका रीजन दे दूंगा, as r should be greater than equal to 0 but less than equal to n, बिकॉज r जो है 0 से बड़ा n से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n है 5, यहाँ पे n है 6, तो 6 और 5 दोनों से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, सो यहाँ पे वो छोटा नहीं हो रहा है, तो फिर फाइन, बस इतना लिख के छोड़ देना, समझ जाएगा कि ये वाली केस रिजेक्टेड क्यों है, क्योंकि ये इसको इनवैलिड बना देगा, इधर भी इनवैलिड बना देगा, इधर दोनों में से किसी, मान लो एक जगह वैलिड बना रहा है और एक जगह इनवैलिड बना रहा है तो भी रिजेक्ट होगी, दोनों परमुटेशन को वो वैलिड बनाना चाहिए, इसको भी और इसको भी, तो ये वैल्यू दोनों को वैलिड इनवैलिड बनाती है, और 3 रख दो तो 3 दोनों को वैलिड बनाती है, देखो यहाँ क्या लिखूंगा, 5p3 वैलिड है, वैलिड है ना, और यहाँ पे क्या रखूंगा 3 माइनस 1 यानी 2, तो 6p2 भी वैलिड है, ओके ना, सो फाइनली, तो फिर hence the final answer is hence the value of r is what 3,
डन। बोलो कोई डाउट? अब इसका सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, सेम टू सेम है, वही आर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आपको अपने आप सॉल्व करना है, नहीं आया तो कल पूछना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दो डिलीट। भाई 3 क्वेश्चन है एक पैटर्न पे, 2 तो मैंने करवा दिए, अब एक आप केवल और केवल मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करो, नहीं आया तो पूछ। ओके ना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सरल लग रहा है, ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन सरल ही होते हैं, क्वेश्चन मुश्किल होते हैं नंबर्स वाले, जिसमें नंबर्स बनाने होते हैं। जब वर्ड्स बनाने होते हैं तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, खुद ने ही बोल दिया कि मीनिंग निकले तो ठीक, ना निकले तो ठीक, ना कहे तो भी अंडरस्टूड है। ये मीनिंग हम ग्रामर की क्लास में नहीं, मीनिंग बनाने लगेंगे, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर्स यूज करने, और वो कुछ भी ना कहे तो बाय डिफॉल्ट सारे यूज करने। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, अब हर एक लेटर को एग्जैक्टली एक ही बार यूज करना है, इस बात का मीनिंग है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो वो एक ही बात को 10 तरीके से कहेगा, उसका हक बनता है, हमारा काम है उसकी लैंग्वेज को समझना, उसकी बात से मीनिंग निकालना, ठीक है। कोई एक ही लेटर को एक बार एग्जैक्टली वंस यानी एक बार यूज करेंगे, अगर ट्वाइस कहते तो 2 बार यूज करेंगे, तो जो वंस यूज करेंगे तो फिर रेपिटेशन अलाउड होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा। समझ आया? ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, तो काफी सरल लग रहा है। टोटल अवेलेबिलिटी बता दो जल्दी से। 8 है टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स दैट इज, उसको एन कह दूं, क्या कह दूं, एन। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन इक्वल टू 8, ठीक है ना। विच आर, वो भी लिख दो। वो लिखने की जरूरी है क्योंकि कोई अलाइक तो नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा ना। अलाइक ऑब्जेक्ट से डिवाइड भी तो होता है, तो हो सकता है इसमें अलाइक हो। सो ई आ गया, क्यू आ गया, यू आ गया, ए आ गया, टी आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, एन है। कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट से क्या सेम टू सेम मिलने वाले 2 अक्षर हैं क्या यहाँ पे? हैं? ई 2 बार है क्या? नहीं है। यू भी 1 बार है, एक तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ है ही नहीं फिर इस क्वेश्चन को, है ना। अलाइक भी नहीं है। एंड भरने कितने, यूजिंग ऑल लेटर्स कह रहा है ना वो, तो प्लेसेस भी इतनी की इतनी भरनी है आपको, बोलो। ऑल्सो प्लेसेस टू बी फिल्ड, वो भी 8 ही है, प्लेसेस टू बी फिल्ड, वो भी क्या है, 8 है। दैट इज आर इक्वल टू 8, तो है भी 8, भरने भी 8 है। तो वैसे तो आप एनपीआर के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर सकते हो 8p8, पर नहीं करेंगे, क्योंकि जब सारे के सारे भरने होते हैं तो एक नया फॉर्मूला हमको दिया हुआ है उन्होंने, जो है n फैक्टोरियल दिया हुआ है। एनपीआर में जब r और n दोनों बराबर हो जाएं तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर n फैक्टोरियल बन जाता है। सोल्व करके देख लो, बनता है। तो अगर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एनपीआर यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो आंसर इज, तो number of words, which can be formed, using all letters, using all letters when repetition is not allowed, when repetition is not allowed, is given by n फैक्टोरियल। यहाँ पे r का कोई रोल ही नहीं है, तो n की वैल्यू 8 है, 8 फैक्टोरियल आंसर है। एक्सपेंड कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। करें एक्सपेंड, 8 7 जा 56 इंटू 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 360 का दुगना कर दें 720, इसको गुणा करो, बताओ आंसर करके बताओ। तो कोशिश तो करी थी कि 2 दिन में हो जाए, पर तीसरा दिन लग रहा है कि लेना ही पड़ेगा ना। 40320 वर्ड्स। तो जिसके पास बुक है प्लीज मैच द आंसर।
हो गया मैच? ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, अगेन वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday? अब मंडे से बनाने हैं आपको, मंडे के शब्द के अक्षरों से लेटर बनाने। तो बोलो टोटल अवेलेबिलिटी कितनी हो गई मंडे में, चेक करो। MONDAY, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स ऑफ total availability of letters, that is n। कितना है, कितना है? 6। और लेटर्स हमेशा लिखने जरूरी है ये चेक करने के लिए, क्योंकि अलाइक तो नहीं है। मंडे में है क्या अलाइक? MON, इसमें भी नहीं, पर फिर भी लिखने जरूरी है। विच आर MONDA। तो ये मक्खी आ गई क्या? ठीक है, डन। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये खुद ही कह रहा है विथ और विदाउट मीनिंग, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड की क्वेश्चन है करीब करीब इस एक्सरसाइज में। क्यों? क्योंकि परमुटेशन का सीधा सीधा ताल्लुक रेपिटेशन नॉट अलाउड से, परमुटेशन का, पर्टिकुलरली परमुटेशन का। जब रेपिटेशन अलाउड होता है तो परमुटेशन का फॉर्मूला कभी नहीं लगता। क्या लगता है? या तो n की पावर r, या फिर अगर पूरे ले लो तो n की पावर n। तो p का तो कहीं रोल ही नहीं आया ना वहां पे, n p कैसे करके। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड के करीब करीब सारे क्वेश्चन है, उसको स्पेशल केस मान के चलना, उसका फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड। लेकिन अब पहला क्वेश्चन है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब यानी कि 6 में से 4 ही उठाने हैं, तो r की वैल्यू 4 हो गई। फिर ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तो 6 में से 6 उठाने, समझ गए? और ऑल लेटर्स आर यूज, लेकिन पहला लेटर वोवल होना चाहिए। अब 6 के 6 तो उठाने हैं, लेकिन पहली पोजीशन पे एक वोवल रखना पड़ेगा। अवेलेबल जितने भी वोवल है AEIOU में से नहीं, वहां पे जितने अवेलेबल है, मंडे में कितने वोवल्स अवेलेबल है उसमें से। ठीक है, 2 है ना, O और A। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो तो इजी है, भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बोलो। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। डन। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सो 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम का मतलब क्या हो गया? दैट इज आर की वैल्यू, दैट इज आर की वैल्यू हो गई इसमें। ठीक है, तो निकालना नंबर ऑफ वर्ड्स। सो नंबर ऑफ वर्ड्स, फॉर्मूला आता है NPR। तो n कितना है? 6, p r कितना है? 4। बोलो सॉल्व करो, क्या बनेगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कैंसिल आउट हुआ, बोलो आंसर। 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360। कोई डाउट? करें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? ऑल लेटर्स नॉट वर्ड्स, वर्ड्स तो बनाना है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। एट ए टाइम, तो इसका मतलब आर भी इक्वल हो गया, दोनों बराबर हो गए। इस केस में आर भी क्या हो गया? क्या हो गया? 6। और जब सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं, यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, तो मैं फॉर्मूला ही डिफरेंट यूज करता हूं। मैं पी वाला n टू n
एन फैक्टोरियल, यस एन फैक्टोरियल फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला एक दूसरा करूंगा, सारे के सारे लेने तो पी वाला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला दिया है एनसीईआरटी ने, फिर ये यूज करना। हालांकि अगर आप फॉर्मूला एनपीआर वाला यूज करते हो तो भी वो कन्वर्ट होकर वही बनेगा, पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे? एन फैक्टोरियल। आंसर क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल, यानी कि सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल को एक्सपैंड करूं, सिक्स कितना होगा? 6 × 5 × 4 × 3 अच्छा 2 फैक्टोरियल वहां कट गया था ना, तो उसका दोगुना यहाँ पे 2, बस 2 ही तो एक्स्ट्रा है। देखो इतना इतना तो आप करके आए हो, और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या एक दूसरे की हेल्प करते हैं। 6 × 5 × 4 × 3 तक तो आप करके आए हो 360, तो गुणा 2 ही तो करना है बस, दोबारा थोड़ा ना करने बैठो गुणा। तो क्या हो जाएगा? 720 वर्ड्स। कोई डाउट पहले 2 क्वेश्चन में? अब तीसरा थोड़ा सा अलग लग रहा है, पर मुश्किल ज्यादा वो भी नहीं है। वो देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरा कि तीसरा पार्ट कुछ ऐसा है कि सारे तो लेने हैं, पर पहला लेटर क्या होना चाहिए? एक वोवल होना चाहिए। इसको लिख देते हैं इस केस को, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट एक पाबंदी लगा दी, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट ना, फर्स्ट लेटर वोवल है ना, फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। दिस इज द केस। अब मंडे में देखो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, MONDA, ये वाई यहाँ चला गया। ठीक है, सो मंडे में देखो कितने वोवल्स हैं, कितने वोवल्स हैं? एक तो है O, एक A। तो इन दो में से पहली पोजीशन पे कोई आ सकता है, ठीक है ना? तो चलो इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, 6 लेटर्स भरने, 1 2 3 4 5 ऐसे बनना है, ठीक है। अब पहली जगह में क्या क्या भर सकता हूँ? 2 लेटर्स, 2 वोवल भर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहला वोवल सपोज करो मैं O भर देता हूँ या फिर A भर देता हूँ, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था केस 1 केस 2 बना के। तो केस 1 बनाऊंगा जिसमें O पहले ले लूंगा, और केस 2 बनाऊंगा जिसमें A पहले ले लूंगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे O और A भरा, अब देखो वो बच्चों वाला तरीका था केस 1 केस 2 बनाना, थोड़ा एडवांस करेंगे। O या A भरा तो बचे कितने? बचे कितने? 5, और भरने भी 5 है, बचे भी 5, भरने भी 5। तो कैसे अरे इसका सपोज करो इसको छुपा दें, छुपा दिया। अब 5 में से 5 भरने के कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल, सारे के सारे भरने, जैसे 6 में से 6 भरने के 6 फैक्टोरियल, तो 5 में से 5 अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का दुगना कर दूं, एक बार तो O फिक्स करूंगा, फिर 5 फैक्टोरियल बेस, और दूसरे केस में A फिक्स करूंगा। भाई O फिक्स करने के बाद भी 5 फैक्टोरियल बेस है, A फिक्स करने के बाद भी 5 फैक्टोरियल बेस है, तो 5 फैक्टोरियल का दुगना आंसर आएगा या नहीं आएगा? 2 × 5 फैक्टोरियल आएगा या नहीं आएगा ना? तो इस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा हेयर फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड with with two options, with two options, यानी कि ये 2 वो वाला 2 लिखूं, कौन सा वाला? मैथ्स वाला, with two options that which are, that is कौन कौन से हैं वो 2 ऑप्शंस? O और A, ठीक है? डन। नाउ remaining 5 places, now number of ways of filling remaining 5 places of filling remaining 5 places
ठीक है ना, यूजिंग द मतलब 5 प्लेसेस भरने हैं और बचे भी 5 है ना, यूजिंग रिमेनिंग 5 लेटर्स, यूजिंग रिमेनिंग 5 लेटर्स। समझे क्या लिखा मैंने भाई, रिमेनिंग भी 5 है और भरने भी 5 है, अवेलेबिलिटी भी 5 की है और भरने भी 5 की है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 फैक्टोरियल भाई, 5 में से 5 भरने के 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल वेज या 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, इधर वर्ड्स ही लिख दूं क्या, नंबर ऑफ वेज लिख दो एक बार के लिए, नंबर ऑफ वेज, 5 फैक्टोरियल तरीके हैं इसको भरने के। अब क्योंकि 2 केस बन रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल का दुगना कर दूंगा सिंपली, वो केस 1 केस 2 केस 3 बनाते हैं, वो तो बेसिक तरीका था भाई, ओ को फ्रीज कर देते थे, ए को जैसे फ्रीज कर दिया मैंने ओ को, फिर बाकी भरे, फिर ए को फ्रीज कर दिया ना। अब थोड़ा एडवांस करेंगे, हम क्या करेंगे उसको भूल के बाकी निकाल लेंगे और इधर कितने ऑप्शन है उससे गुणा कर देंगे, इधर 2 ऑप्शन है तो 2 से गुणा कर देंगे, मान लो 3 ऑप्शन होते तो 3 से गुणा कर देते, समझ गए क्या। अब अच्छा ऐसे मत मानना कि ओ और ए तो यहाँ आ गए तो 4 ही बचे सर, अरे ओ और ए में से कोई एक यहाँ आ सकता है, बचे तो 5 ना भाई, ओ और ए से भर सकते हैं लेकिन भरोगे तो एक ही ना, तो बचेंगे 5 ना कि 4, ओके ना। सो फाइनली फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा number of, so number of words possible हो जाएंगे कितने 5 फैक्टोरियल और इनटू ऑप्शंस कितने थे और एक है 2, समझ आया, बचे हुए इनटू पहले कितने ऑप्शंस थे, पहले तो कमजोर कड़ी के ऑप्शंस निकाल लो, फिर जो फिक्स है जो जिससे निकालते हैं वैसे निकालो, इसको सॉल्व करो 5 इंटू 4 3 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय, so 5 4 जा 20 3 जा 60 2 जा 120 into 2 डन। और फंडामेंटल प्रिंसिपल से करते तो इसको भरने के 2 तरीके, एक भर दिया 6 में से, 6 में से एक भर दिया तो इसको भरने के 5 तरीके, तो 4, इसको 3, इसको 2 और इसको आखिरी एक तरीका, वो भी वही आंसर आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वही आ रहा है कितना 240। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से करते तो भी ये याद, और अभी परमुटेशन से किया तो भी ये डन, काफी है। तो वैसे तो 2 क्वेश्चन बचते हैं पर ठीक है कल ही करेंगे, 2 क्वेश्चन करके टाइम बचेगा तो फिर कॉम्बिनेशन भी कल स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि उसी पे अटक जाएंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको अच्छे से टाइम यूटिलाइज करना है तो परमुटेशन के एग्जाम्पल्स लिया ना कल, डाउट्स मतलब आप सॉल्व करके लिया ना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट नहीं होगा तो फिर मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2 क्वेश्चन आधी क्लास में हो गए, आधी क्लास बची है, तो आधी क्लास में या तो आप परमुटेशन के एग्जाम्पल्स जो डाउट्स हैं वो पूछ लेना, अगर हैं तो उसके लिए आज पढ़ना पड़ेगा, और नहीं है तो वी विल स्टार्ट द कॉम्बिनेशन पार्ट 1, ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।